नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए सरकार की तरफ से मसौदा तैयार कर उसका ऐलान कर दिया गया, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ इसका स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर करार दे रहे हैं, तो कुछ इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। सरकारी आंकड़ा हो या फिर एनजीओ का वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, सभी चौंकाने वाले हैं। 5वीं और 10वीं का छात्र कक्षा 2 के सवाल नहीं कर पाता, उनकी परफॉर्मेंस अपनी कक्षा के अनुरूप नहीं है। एनसीईआरटी का भी डेटा है कि वो छोटी छोटी कक्षाओं के सवाल नहीं कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस गैप इतना ज्यादा है कि कोई भी नई नीति इसमें जादू नहीं कर सकती। ACER की एक रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। बच्चों की शिक्षा और ज्ञान के बीच जबरदस्त खाई है, जिस पर नया कुछ बदलाव लाता हुआ नहीं दिख रहा है। बड़ी भारी चुनौतियां सामने हैं और इस नई शिक्षा नीति से लाने का फायदा तभी है जब विकास की दर भी बढ़े। ये शिक्षा की बड़ी भारी फेल्यूर है कि वो छात्र डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन योग्यता नहीं है। इसी पर करेंगे आज चर्चा। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, तो वहीं करीब 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव किए गए, जिसके तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जो पहला सिस्टम हमारा था वो 10+2 का था, ठीक है। तो अब इसको 4 सेगमेंट में बांट दिया गया है कि 5+3+3+4 का। तो 5 जो पहला सेगमेंट है वो है कि प्री प्राइमरी से लेके जो 3 साल बच्चा जो है वो प्री प्राइमरी में रहेगा और 2 साल बच्चा जो है वो क्लास 1 और 2 में रहेगा। तो ये 5 साल की एजुकेशन है। उसके बाद 3 to 5 को जो है सेकेंड फेज में 3 to 5 का 3 साल का सेगमेंट है। फिर 6 to 8 का 3 साल का सेगमेंट है और 9 to 12 जो है वो 4 साल का सेगमेंट है, जिसमें नॉर्मल बोर्ड एग्जामिनेशंस रहेंगे। नई शिक्षा नीति 2000 रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। The Ministry of Education, it will deal with all aspects of education in dealing with it will deal with all aspects of education and not restrict itself only to human resource development. इसमें विषयों का जो विभाजन है वो सभी को समाप्त किया जाएगा। जो विषयों के अलग अलग विभाजन हैं उनको समाप्त किया जाएगा और महत्वपूर्ण घटना के रूप में इसमें देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, जिसमें जो उपाध्यक्ष होंगे वो शिक्षा मानव संसाधन मंत्री होंगे और इसी तरीके से राज्य में एक राज्य शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, जिसका उपाध्यक्ष संबंधित शिक्षा मंत्री होंगे। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी कई ऐसे विभाग, कई ऐसे मंत्रालय, उसका नाम बदल दिया गया। कई ऐसी योजनाएं, उसके सिर्फ नाम बदल दिया गया। तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने अपने 6 साल के वक्फे में उन्होंने सिर्फ नेम चेंजर का रोल अदा किया है, गेम चेंजर का रोल अदा नहीं किया है। मैं मानता हूं कि नेम चेंजिंग शुड बी गेम चेंजिंग। और जल शक्ति मंत्रालय बना दिया आपने, जल संसाधन को। बाढ़ और नदियों के बारे में तो कोई नजरिया बदला नहीं। तो नाम बदल देने से अगर काम हो जाए तो मैं समझता हूँ आप इसी काम में लग जाइए, एक मंत्रालय ही बना दीजिए, नाम बदलो मंत्रालय। नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है।
इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। इसके अलावा अब पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक नियम लागू होंगे। इससे निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर लगाम लगेगी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मार्क बेस्ड। सपोज किसी स्टूडेंट ने ज्यादा मार्क लिया, हमें उसको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। आजकल पॉइंट के हिसाब से उसको देखा जाएगा, उसकी कैरियर पीछे से है, किस तरह बैकग्राउंड है, जिसको हमने बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हर तरह से उसको ध्यान दिया गया है। सिंपल ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट सिर्फ क्लास में आके कि किसी तरह के रोट मेमोरी करके ज्यादा मार्क लेता था, उसी चीज को ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया। जो सबसे अच्छी चीज है, जिसको हमने इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट। वहीं भारत ने अब विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अब देश में अपने कैंपस खोल सकेंगे, लेकिन विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में लाने पर सरकार का मौजूदा रुख बीजेपी के पुराने उस स्टैंड से बिल्कुल उलट है, जो वो यूपीए 2 सरकार की तरफ से विदेशी शिक्षण संस्थानों पर लाए गए रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशन बिल 2010 पर रखती थी। देश के वामपंथी नेताओं समेत पीएम मोदी की सत्ताधारी पार्टी भी पहले की सरकारों के विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अनुमति देने के प्रयासों का विरोध करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। ऐसे में आज का हमारा सवाल ये है कि बुनियादी तौर पर कितना बदलाव होगा। सवाल नंबर दूसरा कि यहाँ पर ग्रामीण इलाकों के गरीब बच्चों को इस नीति से क्या मिला। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि पहले विदेश यूनिवर्सिटी से था परहेज, अब लगाव क्यों। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि नई शिक्षा नीति से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कहां खड़ा होगा भारत। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वासिन मिश्र जी जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्या तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है दिव्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत भास्कर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर IIM रायपुर से हैं। बहुत स्वागत है भारत भास्कर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर नवीन माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले भारत भास्कर जी आपका ही रुख करते हैं। सर, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसे किस तरह देख रहे हैं? क्या माने कि अब हम विश्व गुरु बनने की ओर हमारा ये जो कदम है ये आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे? देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है इसको दो रूप में देखना चाहिए हमको। एक तो हमारी जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो क्या हो रहा था। हम IIT, IIM जैसे और मेडिकल में भी अच्छे संस्थान खड़े करके बहुत स्पेशलाइज्ड लिमिटेड लोगों को शिक्षा दे पा रहे थे, जिसके कारण देश में जिस तरह की मानव संसाधन की जरूरत थी, एजुकेशन की जरूरत थी, कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप्ड इंडिविजुअल्स की। आप मेडिकल का क्षेत्र ले लीजिए, जितने लिमिटेड डॉक्टर इन संस्थानों से अच्छी क्वालिटी के निकल रहे हैं वो हमारे देश की हेल्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इनकी कैपेसिटी एक लिमिट के बाहर बढ़ाई नहीं जा सकती। हमारे स्पेशलिस्ट और कॉमन मेडिसिन के लिए जो लोगों की जरूरत है उसमें एक बदलाव की आवश्यकता थी। अगर आप देखेंगे कि इस मेडिकल शिक्षा नीति में भी 1 साल 2 साल के तक तो कॉमन शिक्षा जिसमें कॉमन बीमारियों से डील किया जा सके, उसके बाद स्पेशलिस्ट एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं, जो बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसके साथ साथ जो मेडिकल एजुकेशन है, सेम थिंग इज ट्रू अबाउट इंजीनियरिंग एजुकेशन के साथ भी वही सच्चाई है, मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ भी वही सच्चाई है कि हमको इंडिविजुअल खाली इंजीनियर नहीं चाहिए जो इकोनॉमिक्स को समझ सके, जो टेक्नोलॉजी की इकोनॉमिक्स को समझ सके, जो कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे देश की जरूरतों के लिए आवश्यक होगी, जो इकोनॉमिकल होगी, उसको भी समझ सके। इसलिए हर संस्थान को अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव संस्थान बनना चाहिए। ये बहुत बड़ा चेंज 1986 की शिक्षा नीति में आया, जहां स्पेशलिस्ट ओरिएंटेशन हो गया, ना कि ह्यूमन का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ओरिएंटेशन हुआ। दूसरा पार्ट था कि चाइल्ड एजुकेशन के स्तर से एक रोट एजुकेशन डेवलप हो गई। आप देखते हैं भारी बस्ता, हर बच्चा कमर उसकी झुकी जा रही है। विद्यालयों में पढ़ाई और कंपटीशन के कारण हाई स्कूल और 12th के बाद क्या स्थिति थी आप सब परिचित हैं, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन उसमें उनके अंदर कौन सी स्पेशल स्किल्स डेवलप होती थी?
पढ़ लिख कर तो बहुत बड़े हो जाते थे, शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, लेकिन वो क्लर्क की नौकरी, यूपीएससी के कंपटीशन, वैरायटी ऑफ कंपटीशंस की होड़ में बस लगे रहते थे। बैंक का कंपटीशन, सिर्फ कंपटीशन के द्वारा एक सरकारी या सरकारी तरह की नौकरी मिल जाए, ना कि सेल्फ डेवलपमेंट की स्किल होती थी। जैसे हम लोगों के चाइल्डहुड में या इस प्रीवियस जनरेशन के चाइल्डहुड में भी हमारी शिक्षा नीति में हमें पुस्तक कला से लेकर कई क्राफ्ट की शिक्षाएं दी जाती थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। वो पर्याप्त नहीं थी, लेकिन बेटर थी 86 की नीति के बाद से। आज वो कॉम्प्रिहेंसिव वोकेशनल, प्रोफेशनल और ओवरऑल डेवलपमेंट की एक पॉलिसी बनी है कि बच्चे में जिस तरह की क्षमता है, पढ़ लिख कर तो निकलेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स भी डेवलप होंगी जिसके साथ साथ वो रोजगार प्राप्त करने में समर्थ होगा, अपनी जीविका चलाने में समर्थ होगा, लोगों को आजीविका देने में समर्थ होगा। जी भारत वास्कर जी नमस्कार। बल जी नमस्कार। वाशिम जी नमस्कार। मैं थोड़ा इसको चाहता हूं कि थोड़ा और इसको डेप्थ में आप बताएं कि एक लंबे अरसे से इस बात की चर्चा हो रही थी देश के अंदर कि हमको मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को थैंक यू बोलना है, बाय बाय बोलना है, और स्वदेशी या जो डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल जी की जो शिक्षा व्यवस्था थी या जो परिकल्पना थी उसको लागू करना है। हम मानते हैं कि कांग्रेस अंग्रेज परस्त रही है, कांग्रेस की जो शिक्षा नीति रही है वो मैकाले परस्त शिक्षा नीति रही है। क्या आज जो नई व्यवस्था लागू होने जा रही है उसमें आपको लग रहा है कि मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली है उसको थैंक यू कर दिया गया है, या अभी भी उसका असर, उसकी पॉलिसीज इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं? जी, मैं इसको कांग्रेस और लोहिया जी और दीनदयाल जी की नीतियों से न जोड़कर भारत की नीति से जोड़ना चाहूंगा। मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी जो अच्छे शिक्षाविद थे उनकी भी इच्छा थी, वो मैकाले शब्द का प्रयोग भले ना करते हैं, वो एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, परंतु वो भी इस बात को रियलाइज करते थे कि वास्तविकता में हमको शिक्षा में एक विस्तृत रूप की आवश्यकता है जिससे मानव का विकास हो सके, उस रूप में जो हमारे देश में रोजगार परक हो, मूल्य परक हो और अन्य विधाओं से परक हो, जिससे संपूर्ण युवक युवतियां इस देश में आगे बढ़ सकें। ये तो हमारा मूल सिद्धांत पर मैं सोचता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के आसपास या किसी भी विचारधारा से कोई आता हो इससे अलग नहीं सोच सकता। मैकाले की शिक्षा के रूप में मैं इसको नहीं लेना चाहूंगा। मैकाले की शिक्षा की सबसे बड़ी खामी जो थी, जो आप मैकाले कहिए या हमारी करेंट शिक्षा की जो परंपरा बनी थी, उसकी सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि हम रटंत विद्या वाले हो गए थे। सरल शब्दों में आप याद कर लीजिए, आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझिए ना समझिए, एक कंपटीशन में जाइए, उस कंपटीशन में उन चीजों को आप मेमोरी बैंक को अपने डंप कर दीजिए, आप सक्सेसफुल माने जाएंगे। लेकिन वो समस्याओं का निदान करने में, जीवन की समस्याओं का, रोजगार की समस्याओं का, समाज की समस्याओं का निदान करने में सफल हो, ऐसा संभव नहीं था। ऐसा नहीं कि वो लोग सफल नहीं हो रहे थे, सफल अपने अन्य विकास के कारण हो रहे थे। ठीक है सर, मैं उसमें उतना बड़ा योगदान नहीं कर पा रही। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आगे, चर्चा को बढ़ाएंगे सर, मैं रोकूंगी आपको क्योंकि यहाँ पर हानि को। ठीक है सर, लौटेंगे क्योंकि ब्रेक लेना है, इसलिए वापस आते हैं, फौरन लौटते हैं। शिक्षा नीति पर हम बात कर रहे हैं, अब सीधे रुख करते हैं दिव्या जी का। दिव्या जी, क्या लग रहा है ये जो नई शिक्षा नीति है, क्योंकि इसको लेकर बहुत कहा जा रहा है कि काफी कुछ बदलाव किए गए हैं और इससे जो गरीब इलाकों के जो गरीब बच्चे हैं, क्या लगता है उनको इससे फायदा हो पाएगा? देखिए, ये ना एजुकेशन में एक बहुत ही बड़ा मूव है और ये अभी हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से और कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि ये हमें मूव करना चाहिए, स्किलिंग पे जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम उस जगह पे पहुंच पाए हैं और लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत दिनों से एक ट्रेडिशनल सिस्टम पे हम जा रहे थे, रट्टाफिकेशन जिसे रोट लर्निंग कहा जाता है, उस पर हम पहुँच रहे थे और वो कहीं ना कहीं वो एक एजुकेशन और प्लेसमेंट और स्किलिंग पे बहुत ज़रा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। पर अब
कहीं ना कहीं इस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसके अंदर एजुकेशन एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि इस तरीके से बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, पर हाँ, हमें बहुत ज़रूरत है इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की, जो बच्चे जो उस तरीके के माहौल से नहीं है जहाँ पे इस सिस्टम को यूज़ करा जाए, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जैसे 66% हमारे यहाँ की जो जनता है वो उस लेवल पे नहीं है कि जहाँ पे हम डिजिटलाइजेशन पे काम करें। जैसे अगर इस शिक्षा का मोड की बात करें तो मोर अदर साइज हर एक जगह पे डिजिटलाइजेशन या ऑनलाइन शिक्षा की बात करी जा रही है, तो हम उस लेवल पे आ जाएं, उस तरीके से बात करें और उस तरीके से कॉलेज उस तरीके से अपने टीचर्स के इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, वो बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये जो बात कही जा रही है 5+3+3+4 को, जिस तरीके से अब 10th नहीं होगा, अब पहले से 8th और 5th तो पहले से हट गए थे, क्या इसका कुछ नुकसान नहीं होगा लोगों को कि डायरेक्ट बच्चों को कि सीधे 12th का एग्ज़ाम देना होगा बोर्ड? देखिए मैम, एक बड़ा ये फ्लेक्सिबिलिटी मोड पे हम जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नीड ऑफ आवर है, जिसको कहा जाता है ना कि अब इस पेंडेमिक के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है कि ई लर्निंग मोड पे हम जा रहे हैं। बच्चे वर्क एट होम मतलब स्टडी एट होम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से जा रहे हैं कि जहाँ पे बच्चों का जो भी विकास हो वो इस तरीके से हो कि वो स्किलिंग पे हो, इस तरीके से हो कि वो लर्निंग पे सोचे, एक्टिविटी बेस्ड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस तरीके को लैक कर रहे थे, जो इस तरीके के सिस्टम को लाने के लिए सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम कहती हूँ मैं, इस तरीके का कदम है ये। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर प्रोफेसर नवीन माथुर का रुख करती हूँ। प्रोफेसर नवीन जी, आप कैसे इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ये भी आ रही हैं कि जो फीस को लेकर मारामारी मची रहती थी उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव दिया गया है। यूनिवर्सिटी को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर कहा जाता था सेंट्रल या फिर डीन, और डिग्री में भी काफ़ी फर्जीवाड़ा होता था। क्या लगता है कि इस नई शिक्षा नीति से इसमें लगाम लगाई जा सकेगी? देखिए, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि थोड़ी लगाम तो लगाई जा सकती है, लेकिन मुख्य बात इसमें ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 26 से बढ़ाकर 50 करने तक की बात की गई है। जी। और स्टेट्स में आप अगर एनालिसिस करें है, जैसे बिहार है, असम है, इसमें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है। बिहार में तो करीब 14% ही है, तो और राज्यों में किसी में 50 भी है, चंडीगढ़ में 50 है, सिक्किम में 50 से भी ऊपर है। तो प्रश्न ये है कि जो जिनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है उसको बढ़ाने के लिए क्या दिशा है। और दूसरी बात ये है कि भारत एक गांव का देश है, 68% लोग गांव में रहते हैं। गांव की स्थिति आप जानते हैं, जब शहरों में नेटवर्क प्रॉपर नहीं होता है और गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेड़ के नीचे स्कूल चलते हैं, एक एक दो कमरे में कॉलेज खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ का भी ऐसे कुछ हाल है। तो प्रश्न ये है कि एक तरफ आप, दूसरी तरफ आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को, आप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इक्विवेलेंट बनाएं, उनके समकक्ष बनाएं। ये महत्वपूर्ण बात है। और जो एक गरीब वर्ग है इसको कितना लाभ मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता अभी तुरंत ही, लेकिन अभी जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं इसको किस प्रकार से डील किया जाएगा इसका इसमें उल्लेख नहीं है। 2030 में क्या होगा, 2035 में क्या होगा, वो बातें सब ठीक है, लेकिन आज जो स्थिति है एजुकेशन में उसमें कैसे सुधार हो, अगले 2-3 वर्षों में किस प्रकार से सुधार हो, इसकी कोई दिशा इसमें नहीं है। आइडियल सिचुएशन में तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, जो गांव में पोजीशन है, जो प्राइवेट कॉलेजेस की स्थिति है, वो सही नहीं है। तो उस पर इसमें कोई उसका उल्लेख नहीं है। ये बहुत आदर्शवादी जो है ये पॉलिसी है, और जो वास्तविक स्थिति है वो बहुत ख़राब है। और जो टीचर्स की शॉर्टेज है, क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की पहले बात की गई थी, कैसे वर्ल्ड क्लास बने? वर्ल्ड क्लास ना तो वर्ल्ड क्लास वाइस चांसलर्स हैं, नेशनल लेवल के वाइस चांसलर नहीं है। बहुत सारे आपको नॉट एलिजिबल मिलेंगे जो कि यूजीसी क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं। कुछ जगह कोर्ट्स के माध्यम से उनको हटाना भी पड़ा है। तो ये जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो अलग है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत कठिन होगा। पॉलिसी अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट होगा।
और कोई ऐसे इमीडिएटली ऐसे कोई अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल अब्बास जी, ये बात बहुत आ जाती है क्योंकि कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि पॉलिसी आ जाती है, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। और जिस तरीके से अगर मातृभाषा की बात करें, यही अगर आ रहा है, एक तरफ तो हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, हर जगह आपको जॉब भी बिना इंग्लिश के अच्छे से नहीं मिलती है। यहाँ पर भले ही कंपलसरी कर दिया गया हो 5वीं क्लास तक के, या फिर ऑप्शन भी दिया जाए, लेकिन क्या लगता है कि वाकई इसका इम्प्लीमेंट हो पाएगा? देखिए दीपाली, मुझे पता नहीं कि आप मुझे कितना वक्त दोगे बोलने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो मैं 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि अभी चर्चा के दौरान निकल के आई हैं। प्रोफेसर भारत भास्कर जी देश के जाने माने शिक्षाविद हैं और मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि उनके कैलिबर का और उनके स्किल और टैलेंट के बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस समय भारत में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर दिव्या तंवर जी भी हैं। दिव्या भी मल्टीटास्किंग हैं और एक से ज़्यादा विषयों की वो एक्सपर्ट हैं और उसमें उनको एक्सपर्टाइज हासिल है। तो पूरे अदब के साथ मैं भारत भास्कर जी की एक बात का थोड़ा सा उससे ना इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी तक जो शिक्षा व्यवस्था थी 35-36 साल की, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। भारत भास्कर जी सीनियर हैं, वेटरन जनरेशन के हैं, लेकिन प्रोफेसर दिव्या वर्मा इसी 36 साल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी उपज है। और प्रोफेसर दिव्या वर्मा इसी 36 साल की शिक्षा प्रणाली में उन्होंने जो मुकाम हासिल की है, जिस तरह का उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट है, चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन हो या HR प्लेसमेंट की चीज़ें हों, तो इसी शिक्षा व्यवस्था की वजह से उन्होंने एक मल्टीटास्किंग, मल्टीफेसेटेड अपना रोल डिफाइन किया है। तो इसलिए ये कहना कि जो अभी तक की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं थी, मैं इससे ना इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरा, पूरे अदब के साथ, क्योंकि भारत भास्कर जी से हम भी तमाम मौक़ों पर गाइडेंस लेते रहते हैं, और लेकिन जहाँ तर्क की बात है तो मैं मानता हूँ कि अपनी बात भी रखने का पूरा अधिकार है, वो कहीं से उसमें अशिष्टता नहीं है। दूसरी बात ही कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल की व्यवस्था की गई है इस नई व्यवस्था में। राइट टू एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल में क्या अंतर है? मैं चाहूँगा कि जब आप प्रोफेसर भारत भास्कर के पास दोबारा जाएं तो वो थोड़ा इस बात पर और हम सबको मार्गदर्शन करें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 6 साल पहले जब सरकार थी देश में, उसने राइट टू एजुकेशन का जब प्रपोजल रखा था तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राइट टू एजुकेशन के उस प्रस्ताव को खारिज किया था और कहा था कि हमारे पास बजट नहीं है, हम राइट टू एजुकेशन को लागू नहीं कर सकते, हमको अलग से केंद्र सरकार से बजट मिलना चाहिए। और वही मुख्यमंत्री जब बाद में अलग भूमिका में आ जाते हैं तो उन नीतियों को लागू करने लगते हैं एक-एक करके, कभी नाम बदल के, कभी शब्दावली बदल के। तो इन दो विषयों पर हम चाहेंगे कि भारत भास्कर जी थोड़ा विस्तार से हम लोगों को मार्गदर्शन करें। तीसरी बात, एक और हम सब लोगों ने सुना है और तमाम रैलियों में, भाषण और जनसभाओं में देखा है कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी सरकारी नीतियों की समय समय पर आलोचना करते थे तो कहा जाता था कि हमको हार्वर्ड नहीं चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। अब हम जब हार्वर्ड के खिलाफ थे, विदेशी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ थे, जिन विदेशी शिक्षण संस्थानों का प्रस्ताव पिछली सरकारों ने जब देश के सामने रखा था तो हम उसका भरपूर विरोध कर रहे थे, आज हम क्यों उन विदेशी शिक्षण संस्थानों को इनवाइट करने के लिए प्रपोज कर रहे हैं? इस पर भी हम चाहेंगे कि भारत भास्कर जी थोड़ा सा प्रकाश डालें। और चौथी बात ही मेरा मानना है कि सिर्फ नीतियां बना देने से कुछ नहीं होगा। जो स्थापित मान्य संस्थाएं हैं उसको आप एक के बाद एक डिसमेंटल करते जा रहे हैं, लेकिन उसकी जगह अल्टरनेटिव व्यवस्था आप दे नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सबसे पहले एक अल्टरनेटिव व्यवस्था तैयार किया जाए और उसके बाद तब उन पुरानी व्यवस्थाओं को एक एक करके डिसमेंटल किया जाए, तो ज़्यादा जो है एक संतुलित रहता और उससे न तो सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होती और न हमारा जो सिस्टम है
वो पैरालाइज होता दिखाई देता। चौथा जो अनुभव है मेरा, जितने सिविल सर्विसेज में आने वाले लोग हैं, जितने बड़े एजुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। सिविल सर्विसेज क्रैक करने वाले ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं। तो ये कहना कि अभी तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ग्रामीण परिवेश का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था या गरीबों के लिए कोई उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मुझे लगता है कि उतना मुनासिब नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि हमको अपना एक क्लियर व्यू रखना पड़ेगा देश की जनता के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने। सिर्फ ये कह के कि मौजूदा व्यवस्था ख़राब है, हम उसको खारिज करते जा रहे हैं और नई व्यवस्था बना नहीं पा रहे हैं। योजना आयोग हमने डिसमेंटल कर दिया, मेडिकल काउंसिल को हमने डिसमेंटल कर दिया, नई व्यवस्था 6 साल हो गया ठीक से बन नहीं पाई। तो अगर कहीं ऐसा न हो कि जो एक व्यवस्था चली आ रही थी जिसके चलते कि धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर काम कर रहे थे, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे थे। प्रोफेसर भारत भास्कर जी भी उसी व्यवस्था के हिस्सा हैं और उसी व्यवस्था के तहत हम सबको गर्व है कि इनके जैसे इंटेलेक्चुअल हमारे बीच में हैं। तो क्या वजह है कि आप एक सिरे से उन सारी व्यवस्थाओं को डिसमेंटल करते जा रहे हैं? या एक व्हीम है या महज एक संयोग है? इस पर भी हम चाहेंगे कि भारत भास्कर जी और प्रोफेसर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं नवीन माथुर जी, वे अपनी राय रखेंगे। बिल्कुल, इसकी राय लेंगे हम प्रोफेसर से भी। और यहाँ पर क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, इसलिए सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं, इसका जवाब जरूर लेंगे, फौरन लौटते हैं। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल थे जो वासिन जी ने पूछे थे यहाँ पर भारत भास्कर जी से और प्रोफेसर नवीन माथुर और दिव्या जी से। सीधे रुक करते हैं भारत भास्कर जी का। सर दीजिए जवाब। बहुत सारे सवाल थे आपसे जो पूछे थे, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए। जी देखिए, जहाँ तक वासिन जी कह रहे हैं उनकी बातों में इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सच्चाई की झलक है। जो ऑलराउंडर पैदा हो रहे थे, पुरानी शिक्षा नीति अच्छी शिक्षा नीति थी, परंतु वो एक तरह के लोग पैदा करती थी, लेकिन समाज उसके साथ साथ दिव्या जी जैसे लोगों को उत्पन्न करता था। शिक्षा फिर भी रोट लर्निंग थी, शिक्षा हम सबको एक दिशा में ले जाती थी। टोटल इंटीग्रेशन जो होना चाहिए, समाज की किन समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए, वो समाज से सीखकर लोग बढ़ रहे थे। मिडिल क्लास, और जैसा उन्होंने एक पॉइंट दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वही देश को सच में चलाते हैं, और पहले भी बैकबोन थे, आज भी बैकबोन है, चाहे वो यूपीएससी से आईएएस में गए हों, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गए हों, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में गए हों। और भविष्य की शिक्षा नीति में मिडिल क्लास ही बैकबोन रहेगा, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा की जो एक ललक है, जिसके वो उसको सक्सेस का एक माध्यम मानते हैं, और उसके प्रति बहुत बड़ी जो उनकी वो जो बोलते हैं चाहत है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वो परिणाम, चाहे कोई भी शिक्षा नीति आए, वो बदलने वाला नहीं है। हम एक बहुत क्रिएटिव देश हैं, हमारा अपना इतिहास है, हमारा अपना समाज है, हमारे अपने समाज के बहुत बड़े सारे मूल्य और बहुत सारी शिक्षा समाज से होती है, तो वो तो होती ही रहेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन सामाजिक चीजों का परिवेश कुछ समावेश किया गया है। उस समावेश से हो सकता है कुछ लोग जो और उससे वंचित रह जाते हों, उनको भी एक मौका मिलेगा और वो भी उसमें आगे आ पाएंगे। दूसरा जो उनका इश्यू था, राइट टू एजुकेशन वर्सेस जो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात हुई है, वो समस्या सच है। राइट टू एजुकेशन दिया गया हो, चाहे आज 100% ग्रॉस एनरोलमेंट की बात हो, ये बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का इश्यू है। कैसे बच्चों को लाया जाएगा, कैसे अच्छे विद्यालय, नवीन माथुर जी प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे ऐसा ही विषय पर कुछ, कि कैसे वो विद्यालयों में आएंगे, कैसे वो विद्यालय ग्रामीण परिवेश में उतने हो पाएंगे कि उनको मूल्यपरक और मूल्य वर्धक शिक्षा मिल पाए। पॉलिसी अच्छी है, पॉलिसी स्टेज पर अगर हम पॉलिसी ही खराब होगी तो इम्प्लीमेंटेशन तो खराब होगा ही होगा।
अब पॉलिसी अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा, ये वाशिंग जी का सवाल बहुत वाजिब सवाल है। ये कैसे हो पाएगा, उसके लिए बहुत अधिक बजट की आवश्यकता होगी और बहुत ऐसे योग्य शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी जिनके अंदर मोटिवेशन हो। कहते हैं ना, शिक्षा के लिए वॉलंटियर्स उस तरह के चाहिए जो बोलें कि मैं इस देश को बनाने के लिए निकला हूं, ना कि सिर्फ कमाने के लिए निकला हूं। उसमें वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का भी इश्यू आता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को भी हटना पड़ेगा, लेकिन मैं उस पर आगे आऊंगा। परंतु जैसा बजट में कहा गया है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कैसे हो पाएगा, सच में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि आगे आने वाले समय में जो अभी कुछ परसेंट ही है अपना शिक्षा के क्षेत्र में बजट, 6% ऑफ जीडीपी हमारा शिक्षा में खर्च किया जाएगा। वो कब हो पाएगा, किस तरह बजट में आ पाएगा, ये एक अलग इम्प्लीमेंटेशन के विषय हैं। बजट सब अगला आएगा तो शायद उस पर हम फिर चर्चा करें कि सरकार की जो नीति बनाई और उसका इम्प्लीमेंटेशन पर जब जा रहे हैं उनमें सामंजस्य है कि नहीं है। परंतु अगर 6% से कम बजट हुआ तो सच है कि ये नीति बहुत अच्छी होगी, लेकिन नीति कागजों पर ही रह जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उस समय सिर्फ शिक्षा नीति की बात कर रहा था। नीति के आधार पर एक अच्छी शिक्षा की नीति आई है, इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर अन्य विषय भी हैं। ये तो सिर्फ मैंने बजट की बात की, राज्य स्तरीय विषय हैं, शिक्षकों की कमी का विषय है, वो कैसे होगा उसके लिए शिक्षा नीति में कुछ संसाधन जुटाने की, बीएड को एजुकेशन को बढ़ाने की, शिक्षकों का स्तर बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। इम्प्लीमेंटेशन उनका किस स्तर और किस तेजी से हो पाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा विषय जो मेरे सामने आया था, या जैसा मैंने समझा, कि ऑटोनॉमी रिलेटेड इश्यू, मीनिंग जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, अच्छे वाइस चांसलर मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं, नीति स्तर पर देखेंगे तो बहुत अच्छा उसमें एक कदम है। हाँ, इससे एक आने वाले जो संभावित, आज देश में करीब 40,000 कॉलेज हैं, 800 विश्वविद्यालय हैं, हो सकता है बहुतों का कंसोलिडेशन होगा। जैसा इसमें कहा गया कि 3,000 छात्रों से ऊपर के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी विश्वविद्यालय हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको एक ही नजर से देखेगी, उनको अपनी ग्रेडेशन के हिसाब से ऑटोनॉमी मिल जाएगी। ऑटोनॉमी मिलने का मतलब है कि जब एक बार वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होंगे तो उस समय क्या होगा कि आपका बोर्ड, आपके बोर्ड का चेयरमैन, बोर्ड के सदस्य, वाइस चांसलर, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, वो उस शिक्षा पर, शिक्षा को, क्षेत्र को, अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने में किस तरह की पॉलिसी बनानी बिना किसी गवर्नमेंट या बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस को के काम करेगा। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को मैं जोर दे रहा हूं कि आईआईएम एक्ट एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है। आज आईआईएम के सारे बोर्ड ऑटोनॉमस हो चुके हैं, जो बोर्ड के सदस्य से लेके बोर्ड का चेयरमैन स्वयं चुनते हैं। पिछले 2 वर्षों में हुए या 1-1.5 वर्षों में हुए एक आने के बाद जो डायरेक्टर्स के चुनाव हुए हैं, वो भी बोर्ड ने अपनी कमेटी बनाकर सारी जगहों से जो भी बायोडेटा मंगाने का अखबारों के द्वारा, उसके अलावा दूसरे वाइस चांसलर और शिक्षाविदों को लिखने के द्वारा एकत्रित किए और बिना अधिक समय लगाए पुराना डायरेक्टर जाने के पहले ही नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है सर। और अभी तक जो रिजल्ट हैं वो अच्छे, उत्साहवर्धक ही हैं। हाँ, लेकिन जब मास स्केल पे ही आएगा, अभी आईआईएम का एक एक्सपेरिमेंट मुझे तो बहुत सक्सेसफुल लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के समय काफी समय लगता था कमेटी बनने में, कमेटी अप्रूव होने में, इंटरव्यू सेट होने में, और कई बार विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन खाली पड़े रहते थे। प्रोफेसर खाली समय के पास और दिव्या जी के पास भी रुक कर लेती हूँ एक सेकंड। दिव्या जी, आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से वाचन जी ने कहा कि एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था पहले करते, उसके बाद इसको फिर आगे हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे। दिव्या जी। देखिए, शिक्षा की दिशा और दशा तय करना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा कोई ना कोई पॉलिसी ले आते हैं, पर हमारे फॉर्मेशन नहीं होते। जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है सरकार के साथ, कि हम फॉर्मेशन नहीं कर पाते। हम ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं, जाके प्रॉब्लम नहीं सोच पाते। हमने टीचर्स को कितना इक्विप्ड किया है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। टीचर्स हो गए या एजुकेशन सिनेरियो जिस तरीके से बात करेगा, उस तरीके से हम किस तरीके से करेंगे, नहीं, वो नहीं हो पा रहा है। हम अगर डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं या ऑटोमेशन की बात करते हैं या ऐसे सिस्टम की बात करते हैं कि जहाँ पर एग्रीगेशन हम उस तरीके से देंगे कि जहाँ पे संस्था सब कुछ अपने लेवल पे करेगी और उस तरीके से करेगी कि ना उसका पूरा कंट्रोल होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ों पे हमें एक करने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से हम इसकी दिशा तय करेंगे, और उसी से हमारी शिक्षा की दशा और दिशा दोनों ही तय होगी। कि अभी हमने एक इनिशियल स्टेप पे आए हैं,
और इनिशियल स्टेप के साथ हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट के सिनेरियो से देखेंगे, टीचर के सिनेरियो से देखेंगे और जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट है उसके सिनेरियो से, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लेवल पे तो काम करेगा ही नहीं। ठीक है। प्रोफेसर नवीन जी, आपने बासिन जी की बात भी सुनी होगी, उसका भी जवाब चाहिए। और दूसरा एक और सवाल, ये जो पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम जो लागू किया गया है, ये कितना वाजिब लग रहा है आपको? देखिए, ये जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं कि ये तो एक बहुत, मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा स्टेप है कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो 3 साल के लिए पढ़े या 4 साल के लिए पढ़े। अगर वो 1 साल के लिए पढ़ना चाहता है तो उसको कुछ तो एडवांटेज होगा ही। एक बात तो ये है, इससे आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में बढ़ने की बात आती है। लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पॉलिसी जब बनी तो इसके लिए एक होमवर्क की आवश्यकता है, एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। उसके लिए कोई प्रयास अभी तक हुए नहीं है। 100% आप कह रहे हैं कि साहब बच्चे जो है स्कूलों में जाएंगे, ये तो सरकार सोच रही है। सवाल ये है कि इसके लिए समाज तैयार है क्या? दूसरी बात ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज की भी आपने में चर्चा आई है, हार्वर्ड की बात आई है कि हार्वर्ड हो या हार्वर्ड हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अगर भारत में आती हैं तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ भी लेंगे, तो वो स्टूडेंट्स भारत में काम करने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं होते हैं। बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि वह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह मेरिट पर बच्चा प्रोग्रेस करता है। यहाँ तो आप देखते हैं कि काफ़ी रोल जो है पॉलिटिक्स का रहता है, मेरिट का रोल कम रहता है। तो स्टूडेंट है वो बाहर जाने की कोशिश करता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ ज़्यादा है फर्दर स्टडीज़ की, रिसर्च की। रिसर्च जो है वो भारत में सही नहीं है, सही प्रकार से ना तो देखी जाती है और न ही इस पर कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन एग्रीकल्चर एजुकेशन की स्थिति आप देखें, ये तो रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो स्टूडेंट्स 12th के बाद कॉलेजेस में आ रहे हैं, उसमें केवल 1% बच्चा ही एजुकेशन इसमें एग्रीकल्चर में है। तो प्रश्न ये है कि इन इश्यूज पर पे विचार करने की आवश्यकता है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर एजुकेशन कैसे प्रमोट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, और तभी शिक्षा नीति का जो है सही प्रकार से उपयोग होगा। नीति तो अच्छी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। तो एक होमवर्क करने की इसमें आवश्यकता बहुत ज़रूरत है। लेकिन लिबरल एजुकेशन की बात मैं करूँ कि वो एक अच्छा स्टेप है कि स्टूडेंट जो चाहे वो सब्जेक्ट ले, जो साइंस का स्टूडेंट है वो चाहे तो म्यूजिक भी ले, वो उसकी इच्छा है। ये एक आइडिया बहुत अच्छा है, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो मैं समझ रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो है उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी और उसका टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑटोनोमस कॉलेजेस की बात की गई है कि ऑटोनोमस कॉलेजेस पहले भी थे, पहले भी बने, लेकिन एक्सपीरियंस ये है कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि उनका ना तो उनका प्रॉपर उन्होंने होमवर्क किया। अब स्टूडेंट्स कितने ऑटोनोमस कॉलेज में जाएंगे पढ़ने के लिए, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में की डिग्री लेके किसी ऑटोनोमस कॉलेज में जाएगा। इतना हाई स्टैंडर्ड ऑटोनोमस कॉलेज का नहीं है। एक बात अभी उठ के आई है कि आईएएम्स की बात आई है, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में आईएएम्स में सरकारी इंटरफेरेंस बढ़ गया है। आईएएम्स में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टडी करें तो वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन, इनकी क्या आवश्यकता है आईएएम्स में? तो ये जो बात एक बार अभी आई है कि आईएएम्स में एक ऑटोनोमस है, ऐसा नहीं है कि आईएएम्स में भी जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। राजस्थान में जो आईएएम है इसके अंदर भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, तो मुझे ही पता है उनकी स्थिति क्या है। और जो और अहमदाबाद में है इसमें भी आप स्ट्रक्चर आप एनालिसिस करें तो इसमें जो है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि प्रोफेशनल्स नहीं 100%। फिर फीस की भी बात आई, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, तो 100% ऑटोनॉमी नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि सब कॉलेजेस को हम 100 ऑटोनॉमी देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एकेडमिक ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पे विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं है, जहाँ पर कि करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास देने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए?
तो सरकार को बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। केवल बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी की बात आई है, बिल्कुल, वो भी इस बार डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ेगा। बढ़ाने की बात आप सही कह रहे हैं, और इस बार बताया तो जा रहा है कि यहाँ पर बढ़ाया गया है। इस बार जो जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने की बात कही गई है, जो इस वक्त पहले अभी 4.43% थी, बढ़ाया जाता है, बजट में लाया जाता है, तो अच्छी बात होगी। बहरहाल सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। और चलिए, समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी से सभी से सवाल ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले वासिन जी, अब आपने तीनों ही एक्सपर्ट्स को सुना, अब आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह का एक तरह से परिकल्पना की गई है इस नई शिक्षा नीति में कि सर्वांगीण विकास करना जरूरी है, टैलेंट को प्रमोट करना जरूरी है, और जो विषमताएं हैं क्षेत्रीय और अलग अलग कारणों से उसको दूर करना जरूरी है, मुझे लगता है कि इसमें एक पक्ष छूट गया है, और उसके लिए भी सरकार को अपना एक कन्विक्शन और एक डिटर्मिनेशन दिखाना चाहिए था, और वह पक्ष है रिजर्वेशन का, जिसकी तरफ इशारा अभी प्रोफेसर नवीन जी कर रहे थे कि आप एक तरफ मेरिट को इग्नोर करते हैं, जो ना मेरिट में नहीं है लोग उनको प्रमोशन देते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। तो दो में एक ही चीज़ हो सकता है, या तो आप सबको बराबर फार्मूले में रखिए और जो मेरिट में आता है उसको आगे बढ़ाइए, जो मेरिट में नहीं है उसको मेरिट में लाने के लिए अलग से उसके ऊपर प्रयास करिए, उसको उस तरह की साधन सुविधा मुहैया कराइए। लेकिन रिजर्वेशन का फार्मूला पर भी विचार करना जरूरी है। जब तक हम रिजर्वेशन की पॉलिसी पर विचार नहीं करेंगे तब तक यह शिक्षा नीति फिर एक ड्राफ्ट बन के ही रह जाएगी, और जो उम्मीद, जो अपेक्षा इस पॉलिसी के बनाने वालों की है वो शायद पूरा ना हो पाए। प्रोफेसर भारत भास्कर जी को याद होगा कि आज़ादी के बाद या आज़ादी के दौरान ही डॉक्टर धर्मपाल जी ने एक अपनी अलग परिकल्पना की थी भारतीय समाज के बारे में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में, भारतीय साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के बारे में। उन पर विस्तृत उनकी रिसर्च है और एक तरह से उनकी किताबें हैं, और वाणी पब्लिकेशन ने छापा भी है। कुछ साल पहले हमारी जब मुलाकात हुई थी, मैं बहुत अदब से कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी से, तो तब श्रीमती स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, और इस बात पर चर्चा चल रही थी कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, जो अपेक्षित रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रही है। और दिल्ली में ही वह बैठक थी, तमाम अलग अलग चैनलों के एडिटर्स बुलाए गए थे, मुझे भी बुलाया गया था, मुझे भी मौका मिला उनसे अपनी बात रखने का। मैंने उनसे धर्मपाल जी की उस किताब का जिक्र किया, और हमने कहा कि धर्मपाल जी की जो किताब है वो आउट ऑफ पब्लिकेशन हो गई है, और वो अंग्रेजी में है, उसकी भारतीय भाषाओं में अगर अनुवाद करा के बंटवा दिया जाए अपने देश के सभी शिक्षण संस्थानों में और बुद्धिजीवियों के बीच में, तो एक अलग तरीके का उनकी भी राय आ सकती है, और उस पर भी विचार किया जाना चाहिए कोई भी अलग शिक्षा नीति बनाने के पहले। अब उनकी उस सोच में से कितना इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हम संक्षेप में कहें तो नीति बनाना आसान है, नीति के बारे में अच्छा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन देना भी आसान है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में 3/4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां एकेडमिक कैलेंडर ठीक नहीं है। ठीक है सर, मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर भारत भास्कर जी से बाकी मेहमानों से कमेंट ले लेती हूँ। भारत भास्कर जी। जी, मैं सिर्फ इतना ही अंत में कहना चाहूँगा कि जो वाशिन जी भी जो है जहाँ पर जिस पॉइंट पर प्रकाश डाल रहे हैं कि नीति अपने आप में अच्छी होती है, नीति कितनी भी अच्छी हो, अगर इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाया या होने में किसी भी कारण से परेशानी आई तो वो नीति किसी काम की नहीं होती। नीति बुरी होती है तो इम्प्लीमेंटेशन बुरा ही होगा। तो इस स्तर पर ऐसा नहीं कि नीति अपने आप में परफेक्ट है, कंसल्टेशन बहुत वाइडर हुआ है। उस समय मेरा ख्याल है कि
माननीय धर्मपाल जी के भी विचार वहां पर आए होंगे। सब विचार तो नहीं समावेश किया जा सकता, क्योंकि जो समावेश करने वाले हैं उनके अपने भी विचार हैं। उन सबको लेकर एक अच्छी विकासवादी नीति है, मैं इतना ही कहूंगा इस स्टेज पर। और लेकिन इसके आगे अब सरकार क्या करती है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की बजट देती है और किस तरह की ऑटोनॉमी देती है, जिसको डॉक्टर नवीन माथुर जी भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि ऑटोनॉमी का स्तर क्या होता है, कि ये जो ऑटोनॉमस कॉलेज हैं वे विश्वविद्यालयों की तरफ कैसे तत्पर होते हैं और अपने आप में ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय के रूप में कैसे विकसित होते हैं। ये इस पर सब कुछ निर्भर होगा कि नीति सफल होगी या उसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा। जी दिव्या जी, माने इसको विकासवादी नीति? जी दिव्या जी। हेलो, हाँ जी, कहीं ना कहीं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल मोड है, जो मैं अभी तक समझ पाई हूँ इसके बारे में कि बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड है। पर कहीं ना कहीं हम इस बात से बहुत, जितना भी मैंने पढ़ा है, हमने ना टीचर्स की बात नहीं करी है इसमें, हमने बजट की बात नहीं करी है जो उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो बीपीएल के अंदर है, यानी कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे, वो किस तरीके से इस नीति के उपयोग कर पाएंगे। उस लेवल पर जो वासिंद सर ने कहा कि SC ST या जो भी उस लेवल पे हैं वो किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें इस नीति को अप्लाई करने के लिए अपने उसके सिस्टम के अंदर, कि किस तरीके से हम उस वर्ग को ना, उसके साथ एक सौतेला व्यवहार ना करके इसको हम इस नीति को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरत है कि हम छोटी छोटी फंडामेंटल चीज़ों से ही आगे बढ़ें। बिल्कुल। नवीन जी, आप भी बहुत संक्षेप में ज़रा अपना आखिरी कॉमेंट दे दीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें राज्य सरकारों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और कुछ बहुत सारी बातें तो राज्य सरकारों पर छोड़नी ही पड़ेंगी, तब जाके विकास होगा। क्योंकि विभिन्न राज्य हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, परिस्थितियाँ अलग हैं, कास्ट की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं, ST SC जो है कुछ जगह ज़्यादा है कुछ जगह कम है, तो 27% टोटल भारत में ST SC है, तो उनको कैसे डील किया जाए, तो ये तो राज्यों पर कुछ छोड़ना चाहिए। केवल एक नेशनल लेवल पे ही गाइडलाइन दे दी जाती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जब राज्य सरकार करती है तब ये कठिनाई आती है। बहुत सारी राज्य सरकारें अभी ये कह रही हैं हम जो है एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम स्टेट UGC कहती है एग्जामिनेशन कराए, थर्ड ईयर में फाइनल ईयर एग्जाम कराओ, तो ये एक कंट्रोवर्सी बनी रहती है। तो बहुत सारी बातें मैं समझ रहा हूँ राज्य सरकारों पर छोड़नी आवश्यक है, जिससे कि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, उनकी सलाह मशवरों से ही काम होना आवश्यक है। दोनों में कोऑर्डिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस नई शिक्षा नीति के बारे में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि कहीं ना कहीं अब नई शिक्षा नीति तो बना दी गई है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए इसका होना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।